Assalamualaikum, first year students. How are you all? I hope you are all doing your best. आप सब की जो क्लासेस हैं फर्स्ट ईयर की वो आई थिंक सो स्टार्ट हो गई होंगी। तो आप सब लोग अब थोड़ा सा डेडिकेशन के साथ, अपनी लॉयल्टी के साथ अपने लेक्चर्स पर वापस आ जाएं कि मैट्रिक में जो होना था हो गया। अब आपके हाथ में एक सबसे बड़ी डिग्री है एफएससी प्री मेडिकल की, ठीक है। इसी की बेस पे आप लोगों का एमडी कैट का मेरिट बनता है। 40% मैट्रिक, 60% एफएससी प्री मेडिकल विथ 50% एमडी कैट। क्लियर? ये मिला कि अगर किसी बच्चे का 92% तक मेरिट बन जाता है, उसका एडमिशन एक अच्छे से अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज में हो जाएगा। तो इसीलिए मैं आप सबको कह रही हूँ कि अभी ये आपकी एफएससी का स्टार्ट है, अभी कुछ भी आपके हाथ से नहीं गया। अभी से इस फर्स्ट ईयर में इतनी मेहनत करें कि 555 में से ये जितने भी आपके, अब तो अल कुरान आई थिंक सो आ गया, जो बुक है एक नई ऐड हुई है 50 मार्क्स की, तो आई थिंक सो एफएससी के अब 1200 मार्क्स हो गए हैं, शायद 1150 हैं, ये तो मुझे नहीं पता। तो उसमें से आपके अभी फ़र्स्ट ईयर में से तकरीबन आपके अगर 555 है तो एक टॉपर बच्चे के भी 515 तक आने चाहिए। अगर आप फ़र्स्ट ईयर को इतना अच्छे से आप करोगे, इतना अच्छे से कि आपके नंबर बहुत अच्छे आए, तकरीबन आपके, चलो अगर कटने भी हुए खुदा ना खास्ता 7 to 8 नंबर, ज़्यादा नहीं कि 13 15 20। क्लियर है? सेकेंड ईयर में भी आपने उतनी मेहनत करनी है, लेकिन अगर आप खुदा ना खास्ता सेकेंड ईयर में नहीं कर पाते, थोड़ी मेहनत, खुदा ना खास्ता किसी चीज़ की वजह से आप मेहनत नहीं कर पाते, आप बीमार हो जाते हैं उस टाइम पे पेपरों के, या कोई और इशू आ जाता है, तो आपके फ़र्स्ट ईयर के मार्क्स सिक्योर होंगे कि भाई इसने 555 में से 510 लिए हुए हैं। अब ये 490 प्लस मार्क्स भी ले ले विद 90 नंबर उसके प्रैक्टिकल्स के, तो आपके अच्छा खासा 1050 60 70 से ऊपर मेरिट बन जाएगा। क्लियर? तो आप सब ने, अभी भी आप लोग के हाथ में कुछ भी नहीं गया, अभी तो आपकी स्टार्ट है। आप लोग के टेस्ट सेशंस होंगे, पेपर्स होंगे, रिवीजन्स होगी, फेजेस होंगे, प्री बोर्ड्स होंगे, देन जाके आपका बोर्ड होगा। तो आप लोग अभी से ही अपनी स्टडीज़ को एक एज अ चैलेंज लें और इसको एक्सेप्ट करेंगे। भाई अब इस चैलेंज को हमने एक्सेप्ट कर लिया और सबको ये चैलेंज हम जीत के दिखाएंगे और अच्छे अच्छे नंबर हासिल करेंगे। बातें तो बहुत करनी हमने आज, शुरू में ही मैंने आज स्टार्ट कर दी बातें। मैंने कहा चलें बच्चों को थोड़ा रिलैक्स कर देते हैं, एम ही ना कहें कि टीचर्स जो है वीडियो स्टार्ट होते ही लेक्चर देने लग जाती है। मैंने कहा चलो आज आपको थोड़ा, आपका माइंड जो है वो रिलैक्स कर देते हैं और आपको थोड़ा समझाते हैं ताकि आप लोग बोर ना हो जाएं कि बस लेक्चर ही होता है इस चैनल पे। तो मैंने आपको एक एज अ बड़ी सिस्टर होने के नाते, एज अ प्रोफेसर होने के नाते आप लोगों को मैंने ये एक्सप्लेन कर दिया। अच्छा जी, यहाँ पे जो टॉपिक है वो है स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। पिछले लेक्चर में ना हमने प्रोटीन्स को एज अ बस डिस्कस कर लिया था, एक ओवरव्यू दे दिया था कि प्रोटीन्स होते क्या हैं, उनकी प्रोटीन्स की डेफिनेशन देख ली थी। मेन उसमें एक बात थी, 2 टाइप ऑफ अमाइनो एसिड्स होते हैं, एसेंशियल और नॉन एसेंशियल, ठीक है। और उसमें हमने एक लॉन्ग क्वेश्चन को डिस्कस किया था जिसमें था फंक्शंस ऑफ प्रोटीन्स। वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। उस तरीके से, जिस तरीके से मैंने आपको हेडिंग्स बनवाई थी, आप उस तरीके से उसको लर्न करें और अपने वर्ड्स में भी उसको लिख सकते हैं, लेकिन इतना आपने इधर उधर अपने वर्ड्स पे नहीं करना कि ज़्यादा ही हो जाए। मतलब कुछ पॉइंट्स आप अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं, ठीक है। हेडिंग्स जितनी अच्छी बनाएंगे उतनी अच्छा इम्प्रेशन पड़ेगा, उतना अच्छा एग्जामिनर आप पे ट्रस्ट कर पाएगा कि भाई बच्चे ने अच्छा लिखा हुआ है, ये बच्चा अच्छा है, नंबर तो देने बनते हैं, क्यों ना नंबर दूँ मैं इसको। नंबर काटने का कोई जवाब ही नहीं। जो बच्चा बस चलो जी लिखा है, लॉन्ग क्वेश्चन था, चलो 4 लाइनों का था, पेन पकड़ा, एक ही पेन से सारा कुछ लिखा है,
ठीक है, आप सब ने ऐसा बिल्कुल नहीं करना। अच्छा सा जैसे पेपर प्रेजेंट किया जाता है वो करना है। ये भी आपको मैं एक पूरा वीडियो करके उसमें दिखाऊंगी कि आपने पेपर को कैसे प्रेजेंट करना है, हर सब्जेक्ट की डिफरेंट, ताकि आप लोगों के लिए मुश्किल ना हो। बायो की, केमिस्ट्री, फिज़िक्स, एनीथिंग एल्स, जो भी आपके सब्जेक्ट्स होंगे उनकी सारी की मैं वीडियोस आपको अपलोड कर दूँगी यहाँ पर चैनल पे, ताकि आप वो अच्छे से देख सकें और आप लोग के नॉलेज में इंक्रीज़ आ सके। अच्छा, बात करते करते हम फिर उधर हो जाते हैं, पढ़ते हैं स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। वो कहते हैं कि ईच प्रोटीन हैज़ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़। हर प्रोटीन की अपनी अपनी एक प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। जैसे हमारे पास है प्रोटीन, ले लेते हैं इंसुलिन। जो शुगर पेशेंट्स होते हैं, डायबिटिक्स पेशेंट्स, वो आप लोग को पता होगा, आप लोग के घर में खुदा ना खास्ता अगर किसी बंदे को शुगर है तो वो आप लोगों ने देखा होगा एक प्रोडक्ट यूज़ करते हैं हर मीट से पहले, हर मील से पहले वो प्रोडक्ट यूज़ करते हैं जिसको कहा जाता है इंसुलिन, ठीक है। इंसुलिन अब वो क्या काम करती है कि वो जो प्रोडक्ट है ना इंसुलिन, वो आपकी बॉडी में ग्लूकोज़ लेवल को डाउन कर देती है, क्योंकि शुगर पेशेंट्स में ग्लूकोज़ लेवल ही उनके ब्लड में इंक्रीज़ होता है। तो उसको लो डाउन करने के लिए, उसका बैलेंस मेंटेन रखने के लिए जो इंसुलिन होती है वो लगाई जाती है। अब इसी के बरक्स अगर किसी का ब्लड शुगर लेवल, कहते हैं जी भाई इसका ब्लड शुगर लेवल लो हो गया, जल्दी जल्दी इसको ग्लूकोज़ लगा दो, ग्लूकोज़ की बोतल लगा दो, कहते हैं ना। अब वो जो ग्लूकोज़ की बोतल लगाई जाती है उसमें एक ऐसी प्रोटीन होती है जिसका नाम होता है ग्लूकागोन, ठीक है। उसकी कौन सी प्रोटीन होती है उसमें? ग्लूकागोन। अब वो ग्लूकागोन क्या करती है कि आपका अगर तो शुगर लेवल डाउन है तो वो उसको अप कर देगी, और उस लेवल तक अप करेगी जहाँ तक आपकी बॉडी सर्वाइव कर सकती है, ज़्यादा नहीं करेगी। मतलब हर प्रोटीन की, वो कहते हैं कि अपनी प्रॉपर्टी है, हर प्रोटीन की अपनी करेक्टरिस्टिक है। क्लियर? ये लाइन आप लोग को समझ में आ गई? अच्छा, वो कहते हैं इस which are determined by the number and specific sequence of amino acids in a molecule। जो एक स्पेसिफिक सीक्वेंस और नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स इन अ मॉलिक्यूल से डिटरमाइन किए जाते हैं। अगर किसी प्रोटीन मॉलिक्यूल का एक भी अमाइनो एसिड इधर से उधर हो जाए तो उसका स्ट्रक्चर पूरे का पूरा डिस्टर्ब होगा। क्लियर? यही बात वो यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहे हैं। और प्रोटीन का जो मॉलिक्यूल है उसकी शेप भी बहुत डिपेंड करती है प्रोटीन के फंक्शन पे। क्लियर है? तो वो कहते हैं कि अमाइनो एसिड्स जो होते हैं वो एक चेन की फॉर्म में फोल्ड होते जाते हैं, फाइनल एक फॉर्म बना देते हैं, कॉम्पैक्ट सी कंडेंस्ड सी फॉर्म होती है जो हमारे पास एक प्रोटीन मॉलिक्यूल बना देते हैं। क्लियर? तो हमारे पास प्रोटीन्स की 4 लेवल्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, ठीक है, जो नीचे अभी हम एक्सप्लेन करेंगे। ये जो अभी मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ ना, प्राइमरी स्ट्रक्चर, आपने इसको बहुत 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 अच्छे से याद करना है। बोर्ड का ये कंफर्म लॉन्ग क्वेश्चन है। प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इतना इम्पोर्टेंट है, इतना इम्पोर्टेंट है कि आप सोच नहीं सकते। हर साल किसी ना किसी एक ग्रुप में ये ज़रूर आता है। क्लियर? तो आप सब ने इसको इतना अच्छा प्रिपेयर करके जानना है, इतना अच्छा लर्न करना है कि आपको अगर 5 साल बाद भी कोई आपसे ये समझे ना तो आपको एक दफ़ा पढ़ना भी ना पड़े। इतना अच्छा मैं अब आपको इसको एक्सप्लेन कर दूँगी विद हेडिंग्स, विद डायग्राम्स। तो आपने इसको इतना अच्छा याद करना है, बहुत अच्छा याद करना है। टिप्स को फॉलो करें जो मैंने यूट्यूब चैनल पे डाली हुई हैं, उनको फॉलो करेंगे तो आप लॉन्ग क्वेश्चंस इतने अच्छे प्रिपेयर कर पाएंगे कि पूरी ज़िंदगी भी आपसे अगर कोई पूछेगा कि भाई इसकी हेडिंग ज़रा सुनाना क्या थी उस वक़्त पे, शायद तुमने याद की हो, आपने कहना है क्यों भाई, मैंने शायद क्यों याद की, मैंने 100% याद की थी, मुझे अभी तक 100% मेरी फिंगर टिप्स पे है। तो आपने बहुत अच्छे से याद करनी है।
चलिए देखते हैं क्या कहते हैं। वो कहते हैं सबसे पहले आप ऊपर लिख लें बेस, सबसे पहले आप ऊपर लिखें बेस। अच्छा, वो कहते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर जो है वो हमारे पास कंप्राइजेज द नंबर एंड सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स इन अ प्रोटीन मॉलिक्यूल। यानी प्राइमरी स्ट्रक्चर जो है वो हमारे पास किस चीज़ पे बेस करता है कि एक प्रोटीन मॉलिक्यूल में कितने नंबर हैं और क्या सीक्वेंस है अमाइनो एसिड्स का। बात समझ आई? पहली बेस लर्न करें मेरे साथ ही, आपको मैं यहीं पे लर्न करा देती हूँ। नंबर एंड सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स इन अ प्रोटीन मॉलिक्यूल। क्लियर? दोबारा पढ़ें। नंबर फर्स्ट बेस एंड सीक्वेंस किस चीज़ का, कि किस तरीके से अमाइनो एसिड्स जुड़े हुए हैं, कितने मिकदार में जुड़े हुए हैं। प्राइमरी स्ट्रक्चर हमें ये बताता है। किस चीज़ का स्ट्रक्चर है ये? प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल। आप लोग समझ रहे हैं मेरी बात? ओके। अब यहाँ पे आप इसकी हेडिंग दें वर्क ऑफ एफ सेंगर। सेकेंड लाइन पे आप हेडिंग दें वर्क ऑफ एफ सेंगर। अब एफ सेंगर जो था वो इतना कामयाब साइंटिस्ट था कि आप अगर नेट पे सर्च करें तो इसकी बहुत सी डिस्कवरीज़ हैं। इसने बहुत से कंट्रीब्यूट किए हैं, बहुत सी चीज़ें, जिसमें फ़िज़िक्स में आई थिंक सो इसका एक मेडल है, बट बायोलॉजी की ब्रांच में इसने बहुत डिस्कवरीज़ की हैं, बहुत ज़्यादा डिस्कवरीज़ की हैं। तो आपको अगर कभी टाइम मिले तो आप नेट से सर्च करके देख लीजिएगा डिस्कवरीज़ ऑफ एफ सेंगर, तो आपको एक पूरी लिस्ट बना के दे देगा। यहाँ पे वो कहते हैं कि वो फर्स्ट साइंटिस्ट एफ सेंगर था दुनिया में पहली दफ़ा जिसने अमाइनो एसिड्स का सीक्वेंस एक प्रोटीन मॉलिक्यूल में डिटरमिन किया था। बताया था कि इस प्रोटीन मॉलिक्यूल में किस सीक्वेंस के हिसाब से वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, फॉर एग्जांपल जैसे आप कहते हैं रेक्टेंगुलर शेप में, सर्कुलर शेप में, किस सीक्वेंस के मुताबिक अमाइनो एसिड्स एक प्रोटीन मॉलिक्यूल के अंदर प्रेजेंट है। क्लियर? अच्छा जी। अब आफ्टर 10 years ऑफ केयरफुल वर्क, यहाँ पे आप हेडिंग दें इंसुलिन या सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स इन इंसुलिन। बेहतर तो ये खाली हेडिंग दे लें इंसुलिन, क्योंकि हेडिंग्स जो हैं वो 2 to 3 वर्ड्स से ज़्यादा अच्छी नहीं लगती। तो इंसुलिन, वो कहते हैं कि अपने 10 साल के काम के बाद, अच्छा प्रोटीन मॉलिक्यूल में तो उसने डिस्कवर कर ली ना कि क्या सीक्वेंस है अमाइनो एसिड्स का, उन 10 सालों के बाद जो उसका एक केयरफुल वर्क था, यानी कि उस वर्क को अभी तक किसी ने रिजेक्ट नहीं किया था, वो एक केयरफुल वर्क था। उसने क्या कंक्लूड किया कि इंसुलिन जो अभी मैंने आपको बताया कि एक प्रोटीन मॉलिक्यूल है, उसमें 2 चेन्स हैं। क्या है? 2 चेन्स विद 51 अमाइनो एसिड्स। दो चेन्स हैं विद 51 अमाइनो एसिड्स। यानी यूँ नहीं कि 2 चेन्स हैं तो हर इंडिविजुअल में 51 होंगे, नहीं। ऐसा हो सकता है कि एक में 30 हो, ऐसा हो सकता है एक में 21 हो, या एक में 20 हो और दूसरे में 31 हो। इस तरह अभी हम आगे देखेंगे इसको कि किस चेन में कितने अमाइनो एसिड्स थे। सबसे पहले आपने यही बात याद रखनी है कि इंसुलिन में 2 चेन्स हैं। एमसीक्यू के हवाले से ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लास। दूसरा एमसीक्यू इसमें बन जाता है कि इसमें कितने अमाइनो एसिड्स हैं, 51 अमाइनो एसिड्स। 2 एमसीक्यूज़ क्लियर हो गए। यहाँ से आपको नीचे आ जाए। अब आप यहाँ पे हेडिंग दें वन ऑफ द चेन्स, यहाँ पे आप हेडिंग दें अल्फ़ा बीटा चेन्स। अल्फ़ा बीटा चेन्स, वो कहते हैं वन ऑफ द चेन्स हैज़ 21 अमाइनो एसिड्स एंड अदर हैड 30 अमाइनो एसिड्स। वो कहते हैं कि वन ऑफ द चेन्स, यहाँ पे आप हेडिंग दे लें कि अल्फ़ा चेन के पास 21 अमाइनो एसिड्स हैं एंड बीटा चेन के पास 30 अमाइनो एसिड्स हैं। क्लियर? अब ये नंबर भी आप लोगों ने याद रखना है कि अल्फ़ा चेन के पास 21 अमाइनो एसिड्स और बीटा चेन के पास
30 अमाइनो एसिड्स, यानी 2 चेन्स थी, अल्फ़ा बीटा 2 होगी और नंबर ऑफ़ अमाइनो एसिड्स 51 भी कंप्लीट हो गए, 20 अल्फ़ा में और 21 अल्फ़ा में और 30 बीटा में। क्लियर। और अब ये दोनों जो चेन्स होती हैं ना, वो एक दूसरे के साथ एक ब्रिज के साथ कनेक्ट होती हैं, यानी एक बॉन्ड होता है, एक लिंक होता है इन दोनों के दरमियान, उसको कहा जाता है डाइसल्फाइड ब्रिज। इतना इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू है कि 2 chains of amino acids are held together by which linkage या which bond? कोवलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, सल्फाइड ब्रिज, डाइसल्फाइड ब्रिज। अब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सल्फाइड पे टिक लगा देंगे, भाई पढ़ा तो है नहीं, सल्फाइड कहीं पढ़ा था तो याद शायद आ जाए कि कहाँ पढ़ा था, किस बुक में पढ़ा था, किस चैप्टर में पढ़ा। कुछ जो होते हैं बच्चे जिन्होंने सिर्फ पासिंग नंबर लेने होते हैं, लेकिन टॉपर स्टूडेंट्स जो आप लोग हैं, जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, जितने टॉपर स्टूडेंट्स हैं इस सिटी में, इस वर्ल्ड में, ठीक है, वो एक एक लाइन को अपनी नज़रों से गुजारते हैं कि भाई इस लाइन में ये लिखा है, ये भी पढ़ लेते हैं, क्या पता है एमसीक्यूज़ में आ जाए, वो पढ़ के जाते हैं। तो आप लोगों ने ये हमेशा बात याद रखनी है कि जब भी आप कोई चैप्टर पढ़ें उसको थॉरली पढ़ें, ये नहीं कि बस टीचर ने मार्क कराया जी चलो जी शॉर्ट क्वेश्चन 4 मार्क करा दिए थे, यही कर लेते हैं, यही पेपर में आ जाना है, लॉन्ग क्वेश्चन एक कराया था वही याद कर लें, हमने तो बस पास ही होना है। नहीं, टॉपर स्टूडेंट्स, एक्सीलेंट स्टूडेंट्स, आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट्स थॉरली एक चैप्टर को करते हैं। मैं भी जब अपनी स्टूडेंट लाइफ में थी, मुझे नहीं याद पड़ता कि कभी मैंने कोई शॉर्ट ऐसे ही बस याद कर लिया, कोई लॉन्ग, पूरा टॉपिक थॉरली याद करना, इतना अच्छा याद करना कि लिखने में भूल भी जाए तो मुश्किल ना आना, क्योंकि वो मैंने याद इस तरीके से किया होता था कि पॉइंट्स याद रहते थे, पॉइंट्स याद रह गए, अंदर वाला खुद ही लिख लो। समझा तो हुआ है ना आप लोगों ने? पिछले लेक्चर्स आप लोगों में से जिस बच्चे ने समझे हुए हैं, अभी अगर वो यहाँ पर मौजूद नहीं है जो मेरा लेक्चर सुन रहा होगा, पिछले तो समझे हुए हैं ना, उन लेक्चर्स को आप इतने अच्छे से प्रिपेयर कर लो, आगे से अगर आपने किसी को समझाना है, आपको छोटा बहन है, कोई भाई है जो मैट्रिक में फर्स्ट ईयर में पढ़ता है, या आप सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं, जो भी हो, उनको पता लग जाए कि भाई एक दफ़ा इस बच्चे ने पढ़ा है, इसको याद है। अच्छा जी, जो स्टूडेंट्स बस पढ़ लिया, चलो जी लेक्चर ले लिया, चलो जी यहाँ छुट्टी, हमारी मर्ज़ी, जो मर्ज़ी करें, टीचर्स बस जो करा देंगी, पास होने के लिए हम 2-4 MCQs कर लेंगे, 3-4 शॉर्ट कर लेंगे, 2-3 लॉन्ग कर लेंगे, पास तो हो ही जाना है, अल्लाह कल्ला खैर सल्ला। नहीं, ये काम नहीं करना आप लोगों ने। मेरा लेक्चर सुनने के बाद मैं ये हरगिज़ अलाउ नहीं करती अपने स्टूडेंट्स को कि वो बस अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला कर। पढ़ना है तो दिल लगा के पढ़ना है, नहीं पढ़ना तो घर बैठो। क्यों स्कूल जाते हो, क्यों यूनिवर्सिटीज़ जाते हो, क्यों कॉलेजेस जाते हो? पैसे माँ बाप के ज़रूर ज़ाया करवाने तुम लोगों ने। पढ़ो, बहुत अच्छा पढ़ो, बहुत ज़्यादा अच्छा पढ़ो। जिस बच्चे का मिशन बन जाता है कि भाई पढ़ के कुछ करना है ज़िंदगी में, वो कामयाब है। पढ़ लिया, चलो जी कर लिया, FA कर लिया, BA कर लिया, मैट्रिक कर लिया। कई होते ना ख़ानदान कहते हैं चलो जी भाई पढ़ लिया तो जो ब्याह दो इन्होंने, नहीं, पढ़ना है। मैट्रिक किया, ये तो आपका एक स्टार्ट लेवल होता है, भाई मैट्रिक कर लिया, FSC पे आओ, या FA जो भी आप लोग आगे कर रहे होंगे। FA में तो आई थिंक सो ये बायोलॉजी होती नहीं है, आप लोग FSC कर रहे होंगे जो मेरे लेक्चर्स को सुनते हैं, FSC कर रहे हो, दूसरा पड़ाव है आपकी ज़िंदगी का। एंड सबसे बड़ी जो 2 डिग्रीज़ हैं आपकी, मैट्रिक और FSC, जहाँ आपने जॉब लेने जाना है, सबसे पहले ये 2 डिग्रीज़ आपके सामने रखवाएंगे। भाई खोलो मैट्रिक की डिग्री, किधर है, कितने नंबर है, FSC की डिग्री खोलो, बताओ हमें किस मेरिट पे तुम फॉल कर रहे हो, यही बात पूछते हैं। तो आप लोगों ने डिग्रीज़ ही इतनी बेस्ट बनवानी है कि जॉब लेने में मुश्किल ही ना हो। चलो जॉब नहीं करनी, फिर भी कोई CSS करना चाहता है, मेरिट लिस्ट लगती है, MD कैट जिनमें से आप बच्चों ने इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर देना है, तो आप लोग मेरिट पे फॉल करेंगे तो आप लोग को लिस्ट वो एक इज़्ज़त मिलेगी। भाई MD कैट कर लिया है, अब डॉक्टर बन रहा है, BS कर लिया है किसी भी सब्जेक्ट में,
डी फार्मेसी कर लिया है, DPT कर लिया है, कोई भी आपका जो शौक़ है आपने करना है कि भाई बच्चा इंडिपेंडेंट हो गया है, किसी पे भी डिपेंड नहीं करता, तो आप लोगों ने मुझे वो स्टूडेंट्स बन के दिखाना है जो डिपेंडेंट नहीं है। आप लोगों ने अपने पैरों पे खड़े होना है, इंडिपेंडेंट स्टूडेंट्स बनना है। मुझे बच्चे वो बिल्कुल नहीं पसंद कि भाई रोला डाल के बैठ जाते हो घर में, हाय क्या पढ़ेंगे, कितना पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, ये काम मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। जिस स्टूडेंट ने पढ़ना है दिल लगा के पढ़ना है, जिसने नहीं पढ़ना बैठ जाए वो घर। मेरे लेक्चर्स को सुने, समझें, ठीक है। कोई बात नहीं समझ आती कमेंट में मैसेज करें, लेकिन कमेंट बॉक्स में मैसेज करने का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आप लोग इतने डर्टी कमेंट्स करें, इतने चीप कमेंट्स करें, तो फिर वो फैसिलिटी भी मैं आपकी बंद कर दूंगी कि जो मुझे बुरे कमेंट्स करेगा कि भाई यूँ करो यूँ करो। आप स्टूडेंट हैं, मैं आपकी टीचर हूँ, आप स्टूडेंट हैं, मैं आपकी प्रोफेसर हूँ, ठीक है। तो आप लोगों ने एक एज अ रिस्पेक्ट देनी है मुझे, मेरे चैनल्स को आपने ग्रो करना है। आप लोग ग्रो करेंगे तो हम आपके लिए वीडियोस लाएंगे, आपके लिए वीडियोस आएंगी, आपके लेक्चर्स इम्प्रूव होंगे। कॉलेज से तो आपको लेक्चर्स मिलते ही हैं, यहाँ के भी लेक्चर्स को दोबारा सुनें। जो चीज़ टीचर ने बताई होगी वो मैंने नहीं बताई, या जो मैंने नहीं बताई वो टीचर्स ने बताई होगी। इस तरह मिक्सअप करके अच्छा सा एक कंटेंट क्रिएट करें, उस कंटेंट को लर्न करें, उस कंटेंट को लर्न करने के बाद अपनी कॉपीज़ में राइट करें, टिप्स को फॉलो करें जो मैंने आप लोगों को यूट्यूब पर बताई हैं, किस तरीके से आप उनको लोगों को प्रिपेयर करेंगे, उस तरीके से कर लें। मेरा नहीं ख्याल आपको कोई कहेगा कि भाई उठ के चले जाओ, नंबर तो तुम्हारे अच्छे नहीं हैं। इस तरीके से पढ़ें, नंबर को इंक्रीज़ करें। मैट्रिक में जो हो गया, पकड़ लें FSC को, रज के मेहनत करनी है। क्या करना है? रज के मेहनत करनी है। क्लियर? अच्छा जी, आगे वो कहते हैं यहाँ पे लिखें साइज़ ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल, यहाँ पे आप लिख लें साइज़ ऑफ प्रोटीन, ठीक है, साइज़ ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल। वो कहते हैं कि एक प्रोटीन मॉलिक्यूल का जो साइज़ है, यानी उसका पूरा लेंथ, वेट, उसकी जो डायमीटर जो भी उसका है, तो वो कैसे हम पता लगा सकते हैं कि उसमें किस तरीके का अमीनो एसिड प्रेजेंट है और कितनी मिकदार में प्रेजेंट है। दो बातें हैं कि एक प्रोटीन का साइज़ किस तरीके से डिटरमाइन किया जा सकता है कि कौन सी टाइप का अमीनो एसिड है और वो कितने नंबर्स में प्रेजेंट है। दो बातें, सिर्फ और सिर्फ दो बातें, ठीक है। नीचे आओ, ये देखो जी, डायग्राम देखो इसकी। हीमोग्लोबिन प्रोटीन मॉलिक्यूल है, एक ग्लोब्यूलर सा इसका स्ट्रक्चर नहीं बना हुआ कि एक पेप्टाइड चेन के अंदर दूसरी पेप्टाइड चेन कंडेंस्ड हुई पड़ी है, घुसी भी है, कंप्रेस्ड है मॉलिक्यूल। ग्लोब्यूलर प्रोटीन सब यूनिट, एक चेन आई ग्लोब्यूलर प्रोटीन की, रैप होती गई एक दूसरे के अराउंड। अभी ये जो हीमोग्लोबिन का आपको स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, टर्शरी स्ट्रक्चर है, इसको भी आगे हम डिटेल से पढ़ेंगे। कौन सा स्ट्रक्चर है? टर्शरी स्ट्रक्चर। इसके अंदर एक यूनिट लगा होता है जो रेड ब्लड सेल्स का मेन कंपोनेंट होता है, जिसको कहते हैं हीम यूनिट। क्या कहते हैं? हीम यूनिट। हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है ना, उसके अंदर ही ये यूनिट फिट होता है, जिसको कहा जाता है हेम यूनिट। अब केराटिन फाइबर सॉरी, केराटिन फाइबर्स जो है, जो हमारे हेयर्स हैं, हमारे हेयर्स क्या हैं? केराटिन ही तो हैं। आजकल आपने देखा है सैलून्स में जी, हमारे बाल डैमेज हो गए हैं, केराटिन करवाते हैं। क्या होता है कि जो केराटिन आपकी लापरवाही की वजह से आपके बालों का डैमेज हो जाता है, उससे क्या होता है कि वो आपको एक एज अ टेम्परेरी ट्रीटमेंट के तौर पे आपके बालों को थोड़ा सा केराटिन प्रोवाइड कर देते हैं विद द क्रीम्स और दैट ब्लॉन्ड्स समथिंग कुछ होता है। तो टेम्परेरी तौर पे तो आपको एज अ केराटिन प्रोवाइड कर दिया जाता है, लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरता जाता है, जो नेचुरल केराटिन आपके हेयर्स में प्रेजेंट है, उस तरीके का केराटिन
कोई भी आपको प्रोवाइड नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो आपने पहले से ये थोड़ा एहतियात करनी है कि भाई केराटिन ना हमारे बालों का डैमेज हो, क्योंकि आपके बालों की केराटिन प्रोटीन डैमेज, आपके बाल डैमेज। शाइन विथ फ्लेक्सिबिलिटी इन योर हेयर्स comes from keratin fiber which is present in your hairs, clear। तो केराटिन जो है वो फिब्रस प्रोटीन है। देखिए ना, आप अपने बाल को एक बाल लें फॉर एग्ज़ाम्पल, उसको आप हल्का सा झटका देंगे आपके सिर से या आपके हेड से, वो रिमूव हो जाएगा। फिब्रस है यानी इसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, छोटे छोटे पोर्स हैं। अगर आप लैब में जाएं या आपका एक्सपेरिमेंट हो कोई इस तरह हेयर वाला, तो हेयर एक लिया जाता है, उसको माइक्रोस्कोप के थ्रू विज़िट किया जाता है, सी किया जाता है, उसमें एक एज अ फाइबर की जो होती है ना एक कंपोजिशन हमें नज़र आती है, फिब्रस तरीके से कोई चीज़ जो उसमें हमें व्यू होती है। तो आप लोग केराटिन फाइबर को याद रखें कि ये कौन सी प्रोटीन है, फिब्रस प्रोटीन, और हीमोग्लोबिन ग्लोब्यूलर प्रोटीन। ये दो इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू हैं यहाँ पे, बोर्ड में कंफर्म्ड आते हैं, दोनों में से कोई एक आ जाता है। केराटिन फाइबर, फिब्रस प्रोटीन, मॉलिक्यूलर प्रोटीन, ग्लोब्यूलर प्रोटीन, एंड दैट कोई और एक ऑप्शन दे दिया जाएगा, या बोथ है भी, नन ऑफ दीज। कंफर्म्ड एमसीक्यू है, फिर बता रही हूँ कौन सा, कि यह है फिब्रस प्रोटीन। क्लियर। नेक्स्ट मूव करते हैं। अब वो कहते हैं यहाँ पे आप लिखें नंबर ऑफ़ प्रोटीन्स इन ह्यूमन बॉडी, नंबर ऑफ़ प्रोटीन्स इन ह्यूमन बॉडी। वो कहते हैं कि अब हमें पता है कि हमारी बॉडी में 10,000 प्रोटीन मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। कितने मॉलिक्यूल्स हैं? 10,000 प्रोटीन मॉलिक्यूल्स। ये भी बोर्ड का कंफर्म्ड एमसीक्यू है कि हाउ मेनी प्रोटीन मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन वन ह्यूमन बॉडी। 10,000 प्रोटीन मॉलिक्यूल्स जो कि स्पेसिफिक टाइप ऑफ अमाइनो एसिड से मिलके बने होते हैं। वो कितने स्पेसिफिक टाइप अमाइनो एसिड्स की? 20 टाइप ऑफ अमाइनो एसिड्स। कल ओवरव्यू में भी हमने इसको डिस्कस किया था कि मेन जो होते हैं वो 20 टाइप ऑफ अमाइनो एसिड जिनसे प्रोटीन मॉलिक्यूल्स कंप्राइज होते हैं। अब इन 20 की भी आगे से 2 टाइप्स होती हैं, वो यहाँ पे तो डिस्कस नहीं की गई, मैं वैसे ओवरव्यू दे देती हूँ, असेंशियल और नॉन असेंशियल। ये आप लोग आगे केमिस्ट्री में पढ़ लीजिएगा, या आगे ही आप लोग का कोई लेक्चर आ जाएगा इसका। देखते हैं। अब वो कहते हैं नेक्स्ट, क्या कहते हैं, नेक्स्ट हेडिंग दे दें आप, सीक्वेंस या ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स की दे दें, ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। वो कहते हैं कि एक सीक्वेंस जो है ना प्रोटीन मॉलिक्यूल का, वो ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स जो हमारे पास डीएनए है, डीएनए ही आपकी बॉडी का सेंट्रल, जिसको कहते हैं जैसे आपके घर का फर्द जो है, फादर, वो आपके घर के एक एज अ सुपरवाइज़र होते हैं, लगा लें सरबराह होते हैं। इसी तरह आपकी बॉडी का जो मेन सुपरवाइज़र है वो है डीएनए इन कंट्रोलिंग एंड मेकिंग द प्रोटीन्स, जिसको कह लें कि आपकी बॉडी में जितनी भी प्रोटीन्स बनेंगी, आपकी बॉडी का जो सुपरवाइज़र है डीएनए। डीएनए एक ऐसा मटेरियल आप लगा लें कि जिसकी वजह से पता लगाया जा सकता है कि हुज़ बेबी इज़ दैट, कि ये किसका बच्चा है। पेरेंट्स का डीएनए लिया, चिल्ड्रन का डीएनए लिया, मैच किया, मैच हो गया तो दे आर पेरेंट्स of that children. If it is not matched, तो वो उसका पेरेंट नहीं है, या वो उस पेरेंट का बच्चा नहीं हो सकता। कभी भी डीएनए कंफर्मेशन गलत नहीं हुई, लेकिन अब इतनी टेक्नोलॉजी आ गई है कि डीएनए कंफर्मेशन से ऊपर ऊपर भी चीज़ें आप मैच कराएं तो पता लग सकता है कि हुज़ पेरेंट इज़ दैट। क्लियर? ओके। ये तो हमारे पार्ट नहीं था लेक्चर का, तो लेकिन मैंने आपको फिर भी एक छोटा सा बता दिया ताकि आप लोग बोर ना हो कि भाई बस लेक्चर ही पढ़ाई जा रही है, कोई आगे इम्पॉर्टेंट बात नहीं बताती। अच्छा, अरेंजमेंट एक अमाइनो एसिड मॉलिक्यूल की प्रोटीन में इतनी स्पेसिफिक होनी चाहिए कि उसका जो प्रॉपर फंक्शन है वो डिस्टर्ब ना हो।
जहाँ पे भी कोई अमाइनो एसिड डिस्टर्ब हो गया, प्रोटीन डैमेज, प्रोटीन का फंक्शन नहीं होगा, आपकी बॉडी सफ़र करने लग जाएगी, फिर आपको कोई बीमारी हो सकती है, खुदा ना खास्ता। मेन आपकी बॉडी में जिसको कहते हैं एक प्रोटेक्टर आपकी बॉडी का जो होता है ना, कि सबसे ज़्यादा जो अच्छा काम प्रोटीन्स की वजह से ही आपका देखें इंसुलिन लेवल जो है, शुगर लेवल सॉरी, वो अप एंड डाउन होता है, ग्लूकागोन की वजह से आपका अप हो जाता है। तो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स में कभी भी सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स ख़राब नहीं होना चाहिए। अगर आपका एक भी प्रोटीन मॉलिक्यूल हो गया, आपको खुदा ना खास्ता अगर सीक्वेंस अमाइनो एसिड्स का ग्लूटामिक एसिड जो हमारे पास विलाइन की पोजीशन पे होता है, लेकिन जैसे जैसे प्रोटीन मॉलिक्यूल डिस्टर्ब होते हैं, सीक्वेंस 6 इन बीटा चेन हीमोग्लोबिन जो है, तो उसके अमाइनो एसिड सीक्वेंस ऐसा डिस्टर्ब हुआ कि ग्लूटामिक एसिड की जगह विलाइन आके लग गया 6 पोजीशन पे बीटा चेन में। ये आप लोगों ने बात याद रखनी है, आगे भी डिस्कस आई थिंक जो किया हुआ है सिकल सेल अनीमिया को। तो इसकी वजह से आपको सिकल सेल अनीमिया हो जाएगा। इसकी वजह से आपके जो सेल्स होते हैं वो रेगुलरली ऑक्सीजन को इनटेक नहीं करते, जिसकी वजह से आपको सांस की बीमारी स्टार्ट हो जाती है। तो अल्लाह ना करे कभी किसी को ऐसी बीमारी हो, तो आप लोग समझें इसको कि वो क्या कहते हैं कि अगर कोई एक अमाइनो एसिड अपने नॉर्मल प्लेस पे नहीं है तो प्रोटीन क्या होगी, उसका अपना नॉर्मल फंक्शन भी डैमेज हो जाएगा, वो अपना अच्छा सा फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाएगी एंड देन योर बॉडी सफ़र्स। अब वो बेस्ट एग्जांपल वो क्या देते हैं, सिकल सेल हीमोग्लोबिन की। देखते हैं वो क्या कहते हैं। अभी आपको मैंने बताया कि हीमोग्लोबिन में होते हैं 574 अमाइनो एसिड्स। हीमोग्लोबिन जो प्रोटीन है उसमें कितने अमाइनो एसिड्स होंगे, 574। इसमें ये होता है कि 2 ही बीटा चेन्स होती हैं, 2 ही अल्फ़ा चेन्स होती हैं। टोटल नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स कितने हुए, 574, यानी 4 चेन्स होती हैं, 2 बीटा चेन्स एंड 2 विद अल्फ़ा चेन्स, टोटल 574 आ जाएंगे। तो उनमें से कोई एक भी रिप्लेस हो गया किसी अदर अमाइनो एसिड से तो सिकल सेल हीमोग्लोबिन हो जाएगा। क्लियर। देखते हैं कि हीमोग्लोबिन जो है अपना सफिशेंट ऑक्सीजन कैरी नहीं कर पाएगा तो इससे डेथ भी हो सकती है पेशेंट की। क्लियर। ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, फिर मैं आपको बता रही हूँ 2 MCQs, हीमोग्लोबिन कौन सी प्रोटीन है, केराटिन आपके पास कौन सी प्रोटीन है, एंड जो मैंने आपको MCQs बताए हैं नंबर्स के फॉर्म में या जो भी आपको बताया है, तो आपने अच्छे से इसको लर्न करना है, राइट करना है और टिप्स को भी फॉलो करना है। फिंगर टिप्स पे लानी है, इसकी इतनी इंपॉर्टेंट है ये लॉन्ग, इतना आसान है कि मैंने आपको लेक्चर दिया है, मुझे अभी याद हो गया, वर्ड टू वर्ड याद हुआ है। आपको पहले से अगर पता हो ना कि इस तरीके को आपने इस तरीके से करना है, इस टॉपिक को आपने इस फॉर्म में लर्न करना है, कोई मुश्किल ही नहीं है। तो मैं फिर यही मैसेज दे रही हूँ कि आप लोगों ने अपनी स्टडीज़ पे फोकस करना है। मैट्रिक हो गया, जिसके अच्छे नंबर हैं बहुत अच्छा, जिसके नहीं खुदा ना खास्ता आए तो वो परेशान नहीं होना कि भाई नहीं, अपने मेरिट को इंक्रीज़ करने FSC में मेरिट बराबर हो जाएगा। मैट्रिक में नहीं आया, चलो जी FSC में कर लेते हैं, किसी एक की बेस पे तो आपका मेरिट बन जाएगा ना। पकड़ लें, FSC को रट लें, इसको इतनी जान मार के आपने पास करना है या अच्छे नंबर लेने हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती। दिन रात एक कर दें, इंग्लिश, उर्दू, इस्लामियात, पाक स्टडी तो आपके फर्स्ट ईयर में नहीं होती, वो सेकेंड ईयर वालों की होती है। ये 3 सब्जेक्ट्स, ये 4 आपका अल कुरान पे आई थिंक सो आ गया। ये 4 सब्जेक्ट्स आप लोगों के ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो आप लोगों को नंबर गेन कराएंगे और आप लोगों के नंबर लॉस कराएंगे। तो ये नहीं समझना कि भाई केमिस्ट्री, फिज़िक्स और मेरा सब्जेक्ट बायोलॉजी पढ़ते रहो, नहीं। पढ़ना है तो सारा पढ़ना है, नहीं पढ़ना तो बस पढ़ना ही नहीं है फिर तो। क्लियर। तो भाई फिर आज तो बहुत ही लंबा लेक्चर हो गया, आप लोगों ने इसको याद कर लेना है, लिख लेना है, और अगर कोई बात नहीं समझ आती तो मुझे पूछ लेना है ताकि मैं आप लोगों का रिप्लाई कर दूँ। अगर आप लोग को मेरी आज की ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ कि भाई इस चैनल पे लेक्चर आता है, इसको सुने और अपने
नॉलेज में इजाफ़ा करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं करना। आखिरी बार कह रही हूँ, आप में से जो कोई नया आया है मेरे चैनल पर, सबसे पहले जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आने वाली मेरी वीडियोस जो है आपके लिए इम्पॉर्टेंट से इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन क्रिएट कर सकें और आप लोगों के लिए फ़ायदा हो। अल्लाह हाफ़िज़।